हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पहले चैप्टर में जो फंक्शन है हमारा टॉपिक, उस टॉपिक में उसकी जो एक्सरसाइज है 1.2 आज उसे करेंगे। तो उसको प्रयास करेंगे उसको सीखने का, तो ध्यान से देखिएगा। तो एक्सरसाइज 1.2, तो पहला क्वेश्चन है इसमें, so that the function f is such that r star to r star defined by fx is equal to 1 upon x is 1 1 and on 2, where r star is the set of non-zero real numbers. Is the result true if the domain r star is replaced by n with codomain being same as r star? क्या कहा इसने कि जो हमारा जो फंक्शन है वो इस तरह से है कि f इज सच दैट r स्टार टू r स्टार, इस तरह से है। और ये कहता है कि जो fx है, fx जो है वो कैसा है कि 1 अपॉन x है, 1 अपॉन x है। और एक चीज और कही है इसने, ये जो r स्टार है, r स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो। R star is the set of all non-zero real numbers. Non-zero real number, ऐसा इसने बोला है। जो R स्टार है कह रहे हैं वो जो सेट है रियल नंबर का सेट है, लेकिन नॉन जीरो, उसमें जीरो नहीं है। इस बात को इसने पहले से ही दे दिया है, स्पष्ट कर दिया है। और fx जो है ये दिया है। सबसे पहले हमको किसी भी क्वेश्चन को समझने के लिए ये देखना पड़ेगा कि ये होते क्या है। ये जो दिया है आर स्टार, यानी कि तीर के पहले, हमने पहले भी बताया था आपको, ये डोमेन होता है, और तीर के जो बाद होता है ये कोडोमेन होता है, कोडोमेन होता है। यानी कि फंक्शन ऐसे है कि जैसे हम यहाँ पे लिखते थे कि a टू b लिखते थे, a इंटू बी लिखते थे, तो जो a की जगह है वो डोमेन, यानी कि a की जगह आर स्टार यानी कि रियल नंबर का सेट है, और जो कोडोमेन है वो भी रियल नंबर का ही सेट है। यानी कि दोनों रियल से रियल में फंक्शन ऐसे डिफाइंड है। और फंक्शन डिफाइन कैसे है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, इस तरह से दिया। और हम जानते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू वाई होता है, यानी कि ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। इस तरह से फंक्शन हमको दिया हुआ है, इसको ध्यान देना पड़ेगा हमको, इसी से हमको काम भी करना है। तो सबसे पहले इसमें दो चीजें हैं। उसने ये कहा था कि ये जो फंक्शन है वो ये कह रहा है कि वो 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 एंड ऑन टू, ये हमको प्रूफ करना है। 1 1 एंड ऑन टू, इस बात को देखिएगा, 1 1 और ऑन टू। और हमने आपको ये बताया था कोई फंक्शन अगर 1 1 ऑन टू होता है उसको कहते हैं बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। 1 1 भी होता है, इंजेक्टिव भी होता है, ऑन टू भी होता है, उसको सर्जेक्टिव कहते हैं। और अगर ऑन टू और 1 1 दोनों है तो उसको जो है इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव इज इक्वल टू बाइजेक्टिव। हमको बाइजेक्टिव फंक्शन प्रूफ करना है इसको, यानी कि ये फंक्शन 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। और तो हम सबसे पहले 1 1 के लिए देखते हैं। फॉर 1 1 यानी कि 1 to 1 फंक्शन के लिए इसको हम देखते हैं कैसे क्या करते हैं। तो उसका एक तरीका होता है, जब भी एक बात बता दूं मैं आपको, जब भी फंक्शन जो है कुछ इस तरह से दिया हो, यानी कि y इज इक्वल टू या एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, अभी और आगे के क्वेश्चन में आएगा ऐसा। तो वहां जो भी फंक्शन अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन दी होती है तो वहां पर क्या करते हैं कि वहां कंडीशन लगा देते हैं। और कंडीशन क्या होती है, लेट fx1 इज इक्वल टू fx2, ये कंडीशन होती है। अगर fx1 इज इक्वल टू fx2 तो इम्प्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू x2। अगर ऐसा आ जाता है तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन जो है 1 1 है। अब ऐसा हम कह तो देते हैं, कंडीशन भी लगा देते हैं, लेकिन ये पता नहीं होता हमको कि ऐसा करते क्यों हैं कि fx1 और fx2 को अगर इक्वल मानते हैं, इन दोनों को मानते हैं,
तो x1 implies that x1 is equal to x2, x1 x2 के बराबर आ जाए तो हम कह देते हैं कि ऑन टू होता है, वो सॉरी 1 1 होता है। ऐसा क्यों करते हैं वो देख लेते हैं। देख लीजिए, मैंने इससे पहले जब इसको बताया था कि 1 1 और 1 1 का कंडीशन बताया था आपको, तो उस टाइम एक बात बताई थी मैंने, सब हमने कहा कि fx1 fx2 एक सेट ये है, एक सेट ये है, ये y, ये सेट b है, ये a सेट है, ये y के एलिमेंट होते हैं, इसमें इसमें x के एलिमेंट होते हैं, यानी कि ये x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। ठीक हो गया। हमने कहा कि अगर fx1 और fx2 बराबर है, यानी कि fx1 ये हुआ, fx2 ये हुआ ना, तो इसलिए क्योंकि y इज इक्वल टू fx फंक्शन होता है, तो ये x है, अगर ये y है, अगर ये फंक्शन है f, तो इसका मतलब हो गया कि f ऑफ x इज इक्वल टू y। समझ रहे नहीं, f ऑफ x इज इक्वल टू y, f ऑफ x इज इक्वल टू y, यानी कि ये f ऑफ x हो गया फिर। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर सेम वैल्यू हो, सपोज मैंने कहा कि 5 है और दूसरे fx1 की वैल्यू fx2 भी 5 ही है, ये भी 5 है, तो हम कह रहे हैं कि अगर ये दोनों इक्वल हैं तो x1 और x2 इनके जो संगत मान होंगे, x1 यानी कि जिसके लिए fx1 बना है वो x1 जो यहाँ पर था x1 इसमें, और जो यहाँ पर x2 था ये दोनों ही सेम आ जाए तो कह रहे हैं। माना कि ये 2 और ये 2 आया, हमने ये एग्जांपल वहां पर भी दिया था, ये 2 आ गया, तो अब देखिए मैपिंग कैसे होगी, 2 की मैपिंग 5 से हो रही है, अब ये वाले 2 की 5 से कर लीजिए या ये वाले 2 की 5 से कर लीजिए, 1 1 मैपिंग तो हो रही है, 1 एक से जुड़ रहा है ना, क्योंकि ये जो है रोस्टर फॉर्म होती है, ये भी रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो रोस्टर फॉर्म में तो कोई भी एलिमेंट की पुनरावृत्ति हो ही नहीं सकती है, तो इसलिए 2 2 आ गया है, तो इसका मतलब वो एक ही बार रहेगा। इसको समझना, क्योंकि बार बार ऐसा हम नहीं करेंगे, इसलिए इस बार समझ लीजिए। और ऐसे ही 5 5 है, 2 बार लिखा हुआ है, रिपीट नहीं होना चाहिए, तो एक ही बार 5 लिखेंगे, तो तब तो फिर 2 और 5 हो जाएगा फिर। समझ रहे नहीं बात। तो यानी कि मैंने कहा कि अगर ये 5 है, ये भी 2 है, यानी कि fx1 इज इक्वल टू fx2, तो देन x1 इज इक्वल टू x2 हो गया, तो हम कहेंगे तो तब जो है ये 1 1 फंक्शन है। अच्छा, दूसरा एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर माना ऐसा हो जाए कि fx1 तो fx2 के बराबर लिया हमने, माना ये जैसे मान रहे हैं ना हम, तो इसको ये मान लिया, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ 5 है, ये 5 है, fx1 और fx2 आपस में बराबर है, तो अब हम कह रहे हैं कि क्या x1 और x2 बराबर आ रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अगर ये नहीं आए बराबर तो फिर तो ये 1 1 नहीं रहेगा, अभी तो आए थे बराबर ना, तो मैपिंग ऐसे हुई है, देखो एक से एक को हुई है, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा कि अगर ये इज नॉट इक्वल हो गया, यानी कि x1 इज नॉट इक्वल x2 आ गया सपोज, तो अगर मैंने fx1 इज इक्वल टू fx2 लिखा, तो उसके बाद x1 इज नॉट इक्वल x2 आ गया, इसमें तो आया है इक्वल, हम कह रहे हैं कि इसमें तो ऐसा आया कि x1 इज इक्वल टू x2 आया है ना, जब हमने क्या लिया था fx1 इज इक्वल टू fx2 लिया था, तो तब ये आ गया, तो हम कहते हैं कि 1 1 है। समझ रही नहीं। अगर माना ऐसी स्थिति हो जाए, तो यानी कि ये 2 है, माना ये 3 है, ऐसा आ जाए x1 इज नॉट इक्वल x2, x1 इज नॉट इक्वल x2, ये दोनों बराबर नहीं है, लेकिन वो दोनों बराबर माने थे हमने, तो तब क्या होगा, देखिए 2 की मैपिंग 5 के साथ होगी, 3 की भी तो 5 के साथ हो जाएगी, क्योंकि ये 5 तो एक ही बार लिखा जाएगा ना इसमें, तो इसका मतलब है कि ऐसा जो फंक्शन होता है वो मैनी वन हो गया। देखिए मैनी से 1 को मिलाया गया है ना, 2 से 1 को मिला, 3 से 1 को, 4 से 1 को, ऐसे मिलाया जाए तो मैनी वन हो जाएगा, यानी कि ये कंडीशन फिर मैनी वन की हो जाती है। तो इस बात को समझिएगा। तो यहाँ देखिए fx1 इज इक्वल टू fx2, अब हम क्या करेंगे कि ये जो फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू इतना 1/x है ना, क्योंकि y इज इक्वल टू 5, मतलब ये जो है इसकी कंडीशन होती है। अब हम तो इसमें देखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि y इज इक्वल टू 1/x, ठीक है नहीं, या fx इज इक्वल टू लिखते हैं इसको, fx इज इक्वल टू 1/x। तो अब हम ये कह रहे हैं कि इसको मैं नीचे लिख देता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा, तो लेट fx1 इज इक्वल टू fx2, ये लिखा हमने, तो fx1, अब अगर fx इज इक्वल टू 1/x है तो 1/x1 हो जाएगा, और अगर fx2 x की जगह पर x2 रख दूं तो यह 1/x2 हो जाएगा, x2 हो गया, तो 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा x1 इज इक्वल टू x2, तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन कैसा हो गया, 1 1 हो गया, 1 1 फंक्शन हो गया। सही है। अच्छा, दूसरी बात, अब ये तो 1 1 आ गया, अब ये हमने अभी तो ये 1 1 किया, ये कह रहा है कि ऑन टू भी है या नहीं है, इस बात को भी देखना है, तो ऑन टू के लिए देखते हैं, ऑन टू फॉर ऑन टू को चेक करते हैं। ऑन टू को चेक करने के लिए क्या करेंगे कि जो ये
फंक्शन दिया होता है, फंक्शन जो दिया होता है y इज इक्वल टू 1/x जो दिया है, इसको x के फॉर्म में लिख लीजिए, यानी कि x यहाँ कर दीजिए, y को उधर डाल दीजिए, 1/y, x इज इक्वल टू 1/y। जब भी ऑन टू चेक करेंगे तो तब ऐसा करेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया ऑन टू के लिए। अच्छा, अब देखिए कि ये जो संबंध दिख रहा है आपको यहाँ पर x इज इक्वल टू 1/y, तो ये वैलिड कब है, कब वैलिड नहीं होगा, ये इस बात को देखिए। y के प्लेस पर अगर y इज इक्वल टू 0 हो जाए, सपोज y इज इक्वल टू 0 हो जाए, तो 1/0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट, तो तब तो x इज इक्वल टू इनफाइनाइट हो जाएगा, समझ रहे नहीं, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। यहाँ पर अगर y का मान 0 लेते तो x इनफाइनाइट हो जाएगा। और फंक्शन कैसा है, रियल टू रियल है, फंक्शन कैसा है, रियल टू रियल है, रियल नंबर में इनफाइनाइट नहीं आता है ना। x में ये x का वैल्यू है ना, x बिलोंग्स टू फर्स्ट होता है ना, डोमेन होता है, डोमेन का एलिमेंट है ये x। अगर मैं y को यहाँ 0 लिख दूँ तो तब जो है ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ऐसा संभव नहीं है, यानी कि 0 के लिए डिफाइंड नहीं है, फंक्शन 0 के लिए डिफाइन नहीं है। लेकिन एक बात इस अभी थोड़ा सा सही होगी हमारे लिए, उसने पहले ही कह दिया कि आर स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर। उसने कहा कि आर स्टार ऐसा सेट है रियल नंबर का जो नॉन जीरो है, यानी कि उसमें जीरो नहीं है, समझ रहे नहीं, इसमें जीरो नहीं है, यानी कि ऐसा सेट है हमारे पास जिसमें जीरो नहीं है। आर स्टार यहाँ हो या यहाँ हो, दोनों में ही जीरो शामिल नहीं है। वैसे तो होता है लेकिन इस टाइम नहीं है, इस क्वेश्चन में यहाँ पर कंडीशन दे दी है उसने, तो फिर ये चीज तो होगी नहीं, तो हम इस बात को लिखेंगे भी नहीं इस बार, समझ रहे नहीं। तो अगर ये बात नहीं दी होती तो जरूर लिखते इस बात को, यानी कि y बराबर 0 के लिए जो है ये फंक्शन डिफाइन नहीं होता, तो उसके लिए इमेज नहीं मिलता हमको, डोमेन में इमेज मतलब प्री इमेज नहीं मिलता हमको। तो इसके लिए क्या हो जाएगा कि अब ये तो कंडीशन रही नहीं, नॉन जीरो सेट है वो, है ना, तो इसलिए क्या होगा कि y बराबर 0 को छोड़कर, वैसे हम ये जरूरी नहीं है लिखना है y इक्वल टू 0 को छोड़कर, उसने खुद ही कह दिया कि, है ना, तो इसलिए जो है, या फिर यहाँ पर ऐसा लिख दीजिए कि आर स्टार, यहाँ पर ऐसा लिख दीजिए आर स्टार, चूंकि आर स्टार इज द सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर, नॉन जीरो रियल नंबर, यानी कि इसका सेट है, तो तब y का मान 0 तो ले ही नहीं सकते हैं, फिर इसका मतलब हम, वो तो है ही नहीं, तो इसलिए क्या हो जाएगी कि 0 को छोड़कर बाकी सभी मानों के लिए x की वैल्यू मिलेगी हमको, है ना। 0 को छोड़कर शेष सभी y के मानों के लिए x का मान प्राप्त होगा, समझ रहे नहीं, यानी कि 0 को छोड़कर शेष सभी मान y के मानों के लिए x का मान कुछ न कुछ मिलेगा हमको। अगर हम यहाँ सपोज कि 1 रखें तो 1/1 x इक्वल टू 1 मिलेगा हमको, 2 रखें तो 1/2, 1/2 अगर यहाँ पर 1/2 लिख दें हम तो 1/2 मिलेगा, तो 2 पर चले जाएगा तो x के लिए हमको 2, यानी कि सारे वैल्यूज मिलेंगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी ऐसा मान नहीं होगा, जैसे मैं ये कहूँ एक सेट ये है, एक सेट ये है, ये a है, ये b है, ये भी आर स्टार है और ये भी आर स्टार है, यानी कि आर स्टार से आर स्टार मैपिंग हो रही है ना। तो फलन जो है इस तरह से है, एफ एक्स जो है वो इस तरह से डिफाइंड है ना, आर स्टार टू आर स्टार। अगर मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू लेता हूँ तो मुझे उससे जो यहाँ पर जो वैल्यूज प्राप्त होंगी वो वैल्यू जो मिलेंगी, मैं कह रहा हूँ कि कोई भी ऐसा मान नहीं होगा, सपोज कि मैं अगर यहाँ पर अगर कोई भी मान ले लूँ, मैं आर स्टार में से कुछ भी 1 ले लूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, देखिए y, अगर मैंने x को 1 ले लिया तो 1 y इक्वल टू 1/1 मिलेगा, तो मुझे 1 मिल जाएगा, है ना, तो इसलिए ये इसमें मैप हो जाएगा। अगर मैं 2 ले लूँ तो 2 के लिए मुझे क्या मिलेगा, 1/2 मिल जाएगा, यानी कि ये 1/2 मिल जाएगा मुझे यहाँ पर, समझ रहे नहीं। x का मान अगर मैं 2 ले लूँ, अगर मैं x का मान जैसे सपोज 0 लिख लूँ, x का मान 0 लिख लूँ, सॉरी 0 तो है रियल नंबर में है ही नहीं, ठीक है ना, इस बार नहीं है इस क्वेश्चन में। अगर मैं जैसे यहाँ पर -1 लिख लूँ तो -1 भी रियल नंबर होता है,
तो अगर मैं यहाँ -1 लिखूंगा तो y इज इक्वल टू मुझे 1/-1 इज इक्वल टू -1 मिलेगा, यानी कि ये भी इससे मैप्ड हो जाएगा। तो ऐसे मैप्ड होते रहेंगे, समझ रहे नहीं? यहाँ से भी समझ में आ रहा है कि ये देखिए x1 इज इक्वल टू x2 1 लिखा था हमने, देखो एक तीर एक को लग रहा है। अगर हम कुछ भी और भी वैल्यू लिख लें, मैं यहाँ पर जैसे सपोज कि ये लिख दूँ कि √2 लिख दूँ, है ना, √2 अगर इसकी वैल्यू लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, तो √2 लिखने पर क्या हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा, y इक्वल टू 1/√2, यानी कि मुझे यहाँ पर 1/√2 मिल जाएगा। तो ये इससे मैप्ड हो जाएगा। एक एक को तीर लग रहा है, देखिए एक से एक को तीर लग रहा है। वैसे भी 1 1 यहाँ से भी आ गया है, हालांकि वो हम कर चुके हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ऐसी कोई वैल्यू हो सकती है क्या कि जब y का मान मैं कुछ भी ले लूँ यहाँ, तो उसके लिए मुझे x का वैल्यू ना मिले, ऐसा हो सकता है क्या? कभी नहीं होगा ऐसा, क्योंकि हर बार मिलेगा मुझे। जैसे मैं सपोज कि यहाँ पर 5 लिख दूँ, y इक्वल टू 5, मैंने y इक्वल टू 5 लिख लिया, समझ रहे नहीं? अगर मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा दूं, यहाँ 5 लिख दूं मैं, तो 5 के लिए मुझे क्या मिलेगा, देखिए y अगर 5 होगा तो x इक्वल टू 1/5 होगा, तो इसका मतलब यहाँ पर 1/5 हो जाएगा x का मान। तो 1/5 जो है वो किससे मैप्ड हो जाएगा, वो जो है 5 से मैप्ड हो जाएगा। यानी कि कोई ऐसी वैल्यू यहाँ पर नहीं मिलेगी हमको जिसका कि पूर्व प्रतिबिंब यहाँ पर नहीं हो, प्री इमेज जो है न मिल रहा हो, ऐसा कोई भी बिंदु नहीं हो सकता। हाँ, ऐसा हो सकता था, कौन? 0 हो सकता था, 0 हो सकता था, क्योंकि 0 के लिए क्या हो जाता, 1/0 होता, y का मान अगर मैं 0 लेता, ये अगर मैं 0 लेता तो तब क्या हो जाता, x इज इक्वल टू क्या मिलता मुझे, इनफाइनाइट मिलता। और x अगर इनफाइनाइट, मैं यहाँ 0 लिखता तो उस टाइम यहाँ पर इनफाइनाइट मिल रहा होता मुझे। इनफाइनाइट रियल नंबर में होता नहीं है वैसे, तो इसलिए ये फिर छूट जाता, यानी कि ये 0 छूट जाता। लेकिन इस बार जो है नॉन जीरो सेट है कह रहा है, तो इसलिए 0 नहीं लिख सकता हूँ मैं, वो 0 लेना ही नहीं है आपको। तो इसका मतलब है कि कोई भी छूटेगा नहीं एलिमेंट। और हमने कहा था कि जब b में कुछ नहीं छूटता है, कोई भी एलिमेंट नहीं छूटेगा, तो इसका मतलब है कि ऐसा फंक्शन क्या हो जाता है, ऑन टू हो जाता है। तब क्या हो जाता है, ऑन टू हो जाता है, यानी कि कोई भी अवयव b में नहीं छूटेगा, है ना, b में नहीं छूटेगा। ये थ्योरी वगैरह आप लोग लिख लीजिएगा वैसे ही, है ना, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ अभी, लेकिन इसको लैंग्वेज बना लीजिए, ये लैंग्वेज सबको आता है बनाना। तो मैं ऐसे ही बता दूंगा आपको कि क्या क्या चीजें हैं करके। ये ऑन टू हो गया, जब इस यहाँ कोई नहीं छूटेगा तो इसका मतलब है ना, तो इसका मतलब सभी मैप्ड होंगे, तो इसका और ये कंडीशन जो है ऑन टू की होती है, यानी कि फंक्शन 1 1 भी हो गया, फंक्शन ऑन टू भी हो गया, तो दोनों तरह का फंक्शन हो गया है। और जब 1 1 और ऑन टू होता है कोई फंक्शन, उसको क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव कहते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, तो इसलिए दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव, ये फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। तो एक तो ये सिद्ध कर प्रूफ करना था इसमें। अच्छा, दूसरा एक चीज और कह रहा है, वो ये कहता है कि इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाय एन, डोमेन को हमने, ये डोमेन जो है वो आर स्टार की जगह पर कह रहा है कि अगर नेचुरल नंबर का सेट हो जाए, यहाँ पर एन हो जाए, कैपिटल एन हो जाए, और कह रहा है कि जो कोडोमेन है वो कोडोमेन आर स्टार ही रहे, तो तब क्या ये कंडीशन सही हो सकती है, यानी कि ये फिर भी 1 1 रहे, फिर भी ये ऑन टू रहे, और फिर ये बाइजेक्टिव ही रहे, ऐसा हो सकता है क्या? इस बात को देखना है। तो इसलिए मैं इसको रफ कर देता हूं, तो इसमें फिर आगे देखते हैं, ठीक है। अब उसने क्या कहा देखिए, वो ये कह रहा है कि अगर उसने कहा कि जो डोमेन है वो अभी तक क्या था, आर स्टार था, है ना, यानी कि रियल नंबर, नॉन जीरो रियल नंबर का सेट था, इसको रिप्लेस्ड कर दिया जाए किससे, एन से, यानी कि नेचुरल नंबर का सेट हो जाए डोमेन की जगह पर, है ना, इस डोमेन की जगह पर, इसकी जगह पर ये आ जाए। लेकिन कह रहा है जो कोडोमेन है वो क्या रहे, वो आर स्टार ही रहे, कोडोमेन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी कि फंक्शन हमारा कैसा हो जाएगा, एफ इज सच दैट नेचुरल नंबर टू आर स्टार। अब सेट ऐसा हो जाएगा, नेचुरल नंबर टू आर स्टार। तो लेकिन फंक्शन वही है, फंक्शन तो जो डिफाइन है अभी वो तो एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x है, वो तो फंक्शन वही है। तो क्या कह रहा है कि वही कंडीशन ट्रू हो सकती है, कह रहा है कि जो पहले थी, पहले क्या थी, यानी कि ऑन बाइजेक्टिव फंक्शन था, ऑन 1 1 और ऑन 2, तो 1 1 और ऑन 2 क्या अब भी रहेगा ये, इस बात को देख लेते हैं, है ना। तो नेचुरल नंबर, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये एक सेट है ए है, और ये एन नेचुरल नंबर का सेट है, और एक सेट बी है, और ये जो है आर स्टार ही है अभी नॉन जीरो रियल नंबर का ही सेट है। तो
अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, कुछ एलिमेंट ले लेते हैं यहाँ से, है ना। ये फंक्शन कुछ ऐसे डिफाइन है, ठीक है। तो अब देखिए फंक्शन ये है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x है, सही हो गया। कंडीशन वही आ गई फिर, यानी कि एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2 इज इक्वल टू x1 इज इक्वल टू x2। 1 1 तो रहेगा, ये 1 1 तो यहाँ से रहेगा ही रहेगा, सही है। ये तो वही कंडीशन आ जाएगी, क्योंकि हम 1 1 के लिए चेक करेंगे तो फंक्शन वही है, सब कुछ वही है, तो फिर यहाँ से तो वो चीज वही आएगी। लेकिन केवल हमको ये देखना है कि ऑन टू है या नहीं है, इस बात को देखना है हमको। ऑन टू होगा तभी बाइजेक्टिव होगा, ऑन टू नहीं होगा तो फिर बाइजेक्टिव नहीं होगा ये। तो इसके लिए हमको क्या करना है, इसमें नेचुरल नंबर हम कुछ ले लेते हैं, जैसे 1 से शुरू होते हैं, 2 3 4 और भी कुछ ले सकते हैं, बहुत सारे, पूरा सेट है ये। अच्छा यहाँ देखते हैं कि 1 अगर हमने यहाँ पुट किया x के प्लेस पर, ये x है ना, तो x के प्लेस पर 1 रखा हमने, तो तब हमको एफ एक्स क्या मिल रहा होगा, यहाँ से 1 अगर यहाँ रखेंगे तो x एफ एक्स यानी कि y है ना, y इज इक्वल टू 1/x है, यही तो है। तो अगर हम यहाँ पर 1 रखते हैं तो y इज इक्वल टू 1 मिलेगा हमको, 1 मिलेगा हमको, यानी कि ये इससे मैप्ड हो गया। अच्छा अगर मैं 2 रखता हूँ यहाँ पर तो मुझे 1/2 मिलेगा, यानी कि 1/2 हो जाएगा, सही है। अगर मैं यहाँ पर 3 रखता हूँ, ये 3 लेता हूँ यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 1/3 मिल जाएगा, क्योंकि 1/x है ना। अगर मैं यहाँ पर 4 रखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 1/4 मिलेगा, यानी कि ये इससे मैप्ड हो जाएगा, ये इससे मैप्ड हो जाएगा। अच्छा एक बात देखिए, अब ये सब जो है एक इनसे मैप्ड है, सही है। तो ऐसे भी लग रहा है कि 1 1 है, और मैं जितनी वैल्यूज लेते जाऊंगा तो मुझे वहां सब वैल्यू मिलते रहेंगे, सब जो है मैप्ड होते रहेंगे, तो 1 1 है। वैसे भी चेक हो गया है, 1 1 तो है, लेकिन क्या ऑन टू है या नहीं है, इस बात को देखते हैं। ये ऑल रियल नंबर हैं, जीरो को छोड़कर इस बार इस क्वेश्चन में, और ये सारे नेचुरल नंबर हैं। अगर मैं सपोज कि यहाँ पर 2 लिख दूं, है ना, यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया, अगर क्योंकि रियल नंबर में तो 2 भी हो सकता है ना, अगर मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया या मैंने 3 लिख दिया, तो 2 लिखूंगा यहाँ पर, तो मुझे उस वो किसी से जुड़ा होगा या नहीं, ये बात चेक करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से x इज इक्वल टू 1/y मिलेगा मुझे, यहाँ से इस जगह से मुझे x इज इक्वल टू 1/y मिलेगा। y की जगह पर मैंने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया, यहाँ पर देखिए 2 लिख दिया यहाँ पर, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। x क्या मिलेगा मुझे, 1/2 मिलेगा। तो 1/2 का इससे ये मैप तो हो सकता है, लेकिन क्या 1/2 नेचुरल नंबर में होता है, नहीं होता है, 1/2 नेचुरल नंबर में नहीं होता है। अगर मैं इसकी जगह पर 3 लिख दूं, है ना, 3 लिख दूं तो 1/3 मिलेगा, तो x इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा, यानी कि यहाँ 1/3 आएगा। तो क्या 1/3 नेचुरल नंबर होता है, नहीं होता है, तो इसलिए ये नेचुरल नंबर नहीं होंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो एलिमेंट मैं लूंगा यहाँ पर, क्योंकि रियल नंबर है ना, ये तो रियल नंबर तो है ही, इन ये मैप्ड नहीं होंगे, इधर इधर तीर नहीं लगेंगे ना, यहाँ से कहीं तीर नहीं लगे होंगे, ये किसी की इमेज नहीं होंगे, ये किसी की इमेज नहीं होंगे। और जब ये किसी की इमेज नहीं होंगे तो इसका मतलब ये तो छूट गए, फिर यहाँ ये तो छूट जाएंगे। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट होंगे छूट जाएंगे जो, तो इसलिए यानी कि 2 और 3 जो सेट बी में है, यानी कि y की जो वैल्यू है, यानी कि y इज इक्वल टू 2 है, 3 है, और भी बहुत सारी वैल्यू है, इनका डोमेन में कोई इमेज नहीं है ना, इनकी डोमेन में कोई प्री इमेज नहीं है, प्री इमेज नहीं है। और इनकी अगर प्री इमेज नहीं है तो इसका मतलब ये छूट जाएंगे, ठीक है, ये छूट जाएंगे। और जब ये छूट जाएंगे, हमने कहा कि दूसरे सेट में अगर कुछ छूट जाता है जो इमेज नहीं होती है किसी की, तो इसका मतलब तो वो क्या हो गया, इनटू हो गया, फिर वो तो इनटू फंक्शन हो गया। तो ये इनटू हो गया, 1 1 तो है लेकिन इनटू है, 1 1 है इनटू है, इंजेक्टिव तो है, 1 1 इंटू भी इंजेक्टिव होता है ना, 1 1 भी इंजेक्टिव होता है, 1 1 इंटू भी इंजेक्टिव होता है, लेकिन ये सर्जेक्टिव नहीं है। और ये अगर सर्जेक्टिव नहीं है इसका मतलब ये बाइजेक्टिव नहीं हो सकता है, समझ रहे नहीं, ऑन टू नहीं है तो इसका मतलब सर्जेक्टिव नहीं है, सर्जेक्टिव नहीं है तो इसका मतलब ये जो है बाइजेक्टिव नहीं हो सकता है। तो यानी कि वो हमसे जो पूछ रहा था कि अगर हम डोमेन को चेंज कर दें रियल नंबर से नेचुरल नंबर पर, कोडोमेन में कोई परिवर्तन नहीं करें, तो क्या वही कंडीशन जो बाइजेक्टिव की थी पहले वही सिद्ध हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो नो हम लिख देंगे इसमें, नो।
तो इस प्रकार से ये पहला क्वेश्चन हो गया, समझ में आया होगा आपके। एक बार इसको ध्यान से देखिएगा, लैंग्वेज में बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होती है, एक दो क्वेश्चन बनाएंगे, लैंग्वेज लिखना सीख जाएंगे तो फिर सब समझ में आ जाएगा। बस इसका बेसिक जो फंडा है वो समझ में आ जाए, बस हो गया। और इसके बाद हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 पर जाते हैं, और जो क्वेश्चन नंबर 2 पर बहुत सारे पार्ट हैं, उन पार्ट में देखते हैं, 5 खंड हैं उसमें, उन 5 में से हम देखते हैं, कुछ करते हैं, कुछ आपको होमवर्क में देंगे तो उनको आप बनाइएगा, बाकी फिर हम उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जा रहा हूँ। क्वेश्चन है, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। हमको क्या करना है, कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं और हमको बताना है कि इंजेक्टिव फंक्शन है और सर्जेक्टिव हैं, ये बात बतानी है, हमको चेक करना है इंजेक्टिव है या नहीं है, सर्जेक्टिव है या नहीं है। तो मैं पहला ही क्वेश्चन ले लेता हूं इसमें, f is such that n to n, f is such that n into n given by fx is equal to x square, ऐसा कुछ फंक्शन है। थोड़ा एक दो क्वेश्चन है तो उनको थोड़ा आराम से करते हैं, फिर थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं, है ना, तो समझ में आ जाएगा। एक बार देखेंगे आप तो सब समझ में आएगा। तो ये है f is such that नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये फंक्शन इस तरह से डिफाइंड है, और किस तरह से कि fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये है हमारा फंक्शन। इंजेक्टिविटी चेक करनी है और इसमें जो है हमको सर्जेक्टिविटी चेक करनी है। तो मैं फिर से एक बार कह देना चाहता हूं कि ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर n, ये डोमेन होता है किसी भी फंक्शन में, और ये जो होता है फंक्शन के दो ही पार्ट होते हैं, डोमेन और रेंज, और लेकिन यहाँ पर जो सेकंड होता है ये कोडोमेन होता है ना, कोडोमेन होता है। तो अब ये देखिए कि जो डोमेन, और हमने कहा कि इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो डोमेन होता है, एक रेंज होता है, लेकिन रेंज क्या होता है, वो कोडोमेन में से ही होता है, या तो पूरा का पूरा कोडोमेन जो होता है वही रेंज बन जाता है, और या फिर जो है उससे छोटा होता है वो, है ना। तो ये अलग अलग कंडीशन हमने बताई भी थी कि कब अगर बराबर हो जाएगा तो तब क्या होता है, और छोटा होगा तो तब क्या होता है करके, ये सब जानते हैं आप लोग। तो यहाँ पर फंक्शन इस तरह से है कि नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर में डिफाइन है। तो डोमेन भी उसका नेचुरल नंबर है, कोडोमेन भी उसका नेचुरल नंबर है। फंक्शन है हमारा fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमको ये बात देखनी है कि इंजेक्टिविटी चेक करनी है, फिर से यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, इंजेक्टिविटी चेक करनी है। इंजेक्टिव है और सर्जेक्टिव है, इस दो बातों को देखना है हमको, है ना। तो इंजेक्टिव का मतलब होता है कि वन वन फंक्शन होना चाहिए, समझ रहे नहीं। सर्जेक्टिव का मतलब है कि ऑन टू होना चाहिए, है ना। और अगर ये दोनों हैं तो इसका मतलब ये बाइजेक्टिव होगा, समझ रहे नहीं। तो ये बात, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि फंक्शन हमको फिर से वैसे ही लिखा हुआ है, और हमने कहा था कि एक तरीका ये होता है कि जब भी इस तरह से फंक्शन लिखा हो तो तब आप क्या करें, हम यहाँ पर लिख देते हैं कि सिंस y इज इक्वल टू fx और इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये रह दिया हुआ। तो लेट, यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग, फॉर 1 1 को चेक कर रहे हैं, लेट fx1 इज इक्वल टू fx2, है ना। तो fx1 fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, fx1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर, fx2 इज इक्वल टू x2 स्क्वायर, समझ रहे हैं। तो अब ये हो गया था कि fx1, हमने क्या किया कि x के स्थान पर x1 लिखा, तो यहाँ पर भी तो x1 के स्थान पर x1 लिखेंगे हम, x1 तो x1 स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं fx2 करना चाह रहा हूँ तो fx की जगह fx2 करना चाह रहा हूँ, fx2 x की जगह पर x2 करूंगा तो यहाँ पर भी x की जगह x2 आ जाएगा, तो स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ गया। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, कई बार हम क्या कर देते हैं कि x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर, तो फिर हम क्या करते हैं कि x1 इज इक्वल टू x2, और हम सीधे लिख देते हैं कि 1 1 फंक्शन है, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या होगा, पहले इसको इधर लाएंगे, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो x1 माइनस x2 और x1 प्लस x2 फैक्टर कर दिए इसके बराबर 0। इफ x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0 देन x1 इज इक्वल टू x2, एक तो ये मिलेगा हमको।
अच्छा, दूसरी कंडीशन यहाँ से क्या मिलेगी, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0, तो x1 इज इक्वल टू माइनस x2 मिलेगा। बड़ी मजेदार बात आ गई है। x1 इज इक्वल टू x2, अगर ऐसा होता है, माना कि अगर हम इसी को देखते, इसको देखते ही नहीं, तो जैसे वहां से मैं कह रहा था ना कि डायरेक्ट अगर हम कर दें तो x1 बराबर x2 लिख देंगे, तो ये तो 1 1 होता है, ये 1 1 की कंडीशन है, लेकिन ये फाइनल नहीं है अभी। मैं अंडरलाइन इसलिए नहीं कर रहा हूँ, फाइनल नहीं है, इसको भी चेक करना पड़ेगा हमको, है ना, ये समझ रहे नहीं, और या तो ये होगा। तो x1 इज नॉट इक्वल x2, यानी कि x1 इज इक्वल टू माइनस x2, ये कंडीशन आ रही है। अब हमको ये देखना पड़ेगा कि ये कैसा है, ये तो मैनी वन फंक्शन का है ना, हमने अभी इससे पहले बताया तो था यहाँ पर कि अगर जो है, अगर fx1 इज इक्वल टू fx2 हो, x1 बराबर x2 आ जाए तो 1 1 होता है। अगर fx1 बराबर x2 लिया आपने तो इम्प्लाइज दैट x1 इज नॉट इक्वल x2, तो इसका मतलब तो मैनी वन फंक्शन हो जाएगा, ये तो मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। तो इसलिए जो है इसको भी हमको देखना पड़ेगा, इसी के आधार पर हमको रिजल्ट पर नहीं पहुंचना है, इस बात को ध्यान रखें। देख लेते हैं, सेट है पहला ए, नेचुरल नंबर का सेट है, ये बी है, ये भी नेचुरल नंबर का सेट है ना। इस तरह से फंक्शन डिफाइन है, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसा है कुछ फंक्शन, या इसको वाई लिख लीजिए, जो भी लिखना चाहते हैं। ठीक, अब नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कुछ भी यहाँ पर हमने ऐसे लिख दिया, अंदाज से लिख दे रहे हैं अभी तो, है ना। तो अच्छा, उसके बाद बी में भी 1 2 3 4 ऐसे लिख सकते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और भी लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर तो है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर फंक्शन क्या था हमारा कि एफ एक्स वाई इज इक्वल टू, हमारा फंक्शन था वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये है हमारा फंक्शन, सही है। अब मैं x की जगह पर 1 पुट करता हूं तो मुझे y इक्वल टू 1 मिलेगा, इमेज बना इसका। अगर मैं x की जगह पर 2 पुट करता हूं तो मुझे 4 मिलता है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर 3 पुट करता हूँ x के इस प्लेस पर, तो 3 रखूंगा तो क्या मुझे y इक्वल टू 9 मिल जाएगा, यानी कि 9। और ये नेचुरल नंबर का सेट है, मुझे कहीं न कहीं 9 भी मिलेगा इसमें, अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूँ तो 9 भी होगा इसमें, है ना। और भी आगे 4 में 16 भी होगा, यानी कि 9 को, और यहाँ सॉरी 3 9 को, है ना, और उसके बाद 4 जो है 16 में। तो ऐसे हमें जो है ये सारे मैप्ड मिलेंगे, आगे भी और भी मैं 5 लूँगा 25 मिलेगा मुझे, ऐसे यहाँ मिलेंगे, सही है। तो इससे भी एक साफ बात समझ में आ रही है हमको, ये ऐसे तो जाते रहेंगे ना, ये ऐसे नीचे को जाते रहेंगे। इससे एक बात समझ में आ रही है कि ये 1 1 मैप्ड है, देखिए 1 से 1, 1 से 1, 1 से 1, 1 से 1, यानी कि एक तीर एक को लग रहा है ना। तो इसका मतलब है कि ये 1 1 है। अच्छा, नेचुरल नंबर के सेट में एक और बात हो सकती है, ऐसा हर जगह तो नहीं होगा, लेकिन नेचुरल टू नेचुरल है तो तब हो सकता है ऐसा, क्योंकि ये कंडीशन जो है यहाँ पर लागू नहीं हो सकती है। क्यों नहीं लागू हो सकती है, ये नहीं लागू होगी, क्यों, क्योंकि अगर मैं, वैसे भी देखिए आप, अगर मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पर मैं 1 लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू 1 मिलेगा, y इज इक्वल टू 1 मिलेगा, ये इससे मैप्ड हो गया। अगर मैं इसकी जगह पर कोई और नंबर लेता हूँ, x के स्थान प्लेस पर जैसे कुछ और लेता हूँ, समझ रहे नहीं, तो जैसे माना 2 ले लिया मैंने, 2 या 3 ले लिया या 4 ले लिया, ऐसे कुछ भी ले लिया, कोई भी नंबर ले लिया मैंने, जो 3 ले लिया मैंने, तो 9 यहाँ से 9 मैप्ड होगा, है ना, 3 9 हो जाएगा, 4 होगा, यानी कि ये निश्चित हो गया है कि हम किसी भी कंडीशन से लेंगे तो x1 बराबर x2 ऐसे से मैप्ड हमको मिलते रहेंगे। हाँ, नेचुरल नंबर नहीं होता, कुछ और होता तो फिर तो कई कुछ और भी कंडीशनें लागू हो जाती है यहाँ पर, लेकिन नेचुरल नंबर के लिए हमको x1 इज इक्वल टू x2 में 1 1 फंक्शन मिल जाएगा, समझ रहे नहीं, ये 1 1 फंक्शन मिल जाएगा। अच्छा, दूसरी कंडीशन हमको ऑन टू के लिए जाना है, ऑन टू के लिए जाना है, तो तब क्या हो जाएगा, देखिए फॉर ऑन टू के लिए क्या होगा कि वैसे भी दिख रहा है हमको 2 का प्री इमेज कुछ नहीं मिल रहा है, 3 का प्री इमेज कुछ नहीं मिल रहा है, और भी ऐसे कई होंगे यहाँ पर, जैसे 5 होगा 6 होगा, उनके प्री इमेज नहीं मिलेंगे, है ना। तो वैसे भी अगर हम देखते हैं कि यहाँ से जो है एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सीधी सी इतनी सी बात से समझ में आ जाना चाहिए। वैसे नहीं तो एक काम कर लीजिए, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है,
तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई हो गया और एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ वाई हो गया। तो ये इस तरह से आ गया, तो यानी कि एक्स के फॉर्म में हमने इसको चेंज कर लिया। रूट के भीतर कोई भी संख्या जो रहती है वो नेगेटिव नहीं हो सकता है, यानी कि y इज ग्रेटर और इक्वल 0 ही होना चाहिए। यहाँ रूट के अंदर ये याद रखना पड़ेगा सभी जगह के लिए, रूट के भीतर जो है कोई भी संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती है। तो यानी कि y का मान या तो 0 हो सकता है या तो 0 से बड़ा हो सकता है। और किसी भी 0 या 0 से बड़े मान के लिए अब देखिए उनके पिक्चर मिल रही है नहीं मिल रही है करके। अब अगर हमने 2 को देख लिया, अगर मैं इसको देखूँ 2, ये एक 2 एक ऐसी वैल्यू है, यानी कि y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 5 एंड सो ऑन। बहुत सारी ऐसी वैल्यूज हैं जिनकी प्री इमेज कुछ नहीं है, यानी कि जो किसी के प्रतिबिंब नहीं है। देखिए अगर मैं सपोज यहाँ से ऐसा करूँगी, y की जगह 2 रख के देख लेता हूँ एक बार, है यहाँ पे दिखा दूँ आपको। y को मैंने अगर 2 रख लिया यहाँ पर 2, तो x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, प्लस माइनस रूट 2 मिल जाएगा मुझे। y को अगर मैंने y बराबर 2 पुट किया मैंने, तो मुझे x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2 मिलेगा। और न तो प्लस रूट 2 नहीं माइनस रूट 2 नेचुरल नंबर में होता है, समझ रहे नहीं बात को। तो यानी कि x जो है वो सेट ए को बिलोंग करता है और सेट ए क्या है, नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर में अंडर रूट 2 नहीं आता है, न माइनस का न प्लस का आता है। तो इसलिए ये ऐसे एलिमेंट होंगे, और भी सारे एलिमेंट ऐसे होंगे, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 तो फिर यहाँ आ गया, 10 11, ये सब सारे एलिमेंट जो होंगे ये डोमेन, ये जो y के एलिमेंट हैं ये डोमेन के किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है। डोमेन, मैं इसको वैसे बोल दे रहा हूँ, है ना, लिखना बार बार क्या लिखें इसको, ये डोमेन के किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है, यही हम लैंग्वेज में लिखेंगे भी। और 3 जो है वो डोमेन के किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है, या फिर 2 की कोई प्री इमेज नहीं है, या 3 की कोई प्री इमेज नहीं है, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, है ना। तो इसलिए ये क्या होगा, ये सारे एलिमेंट जो है छूट जाएंगे फिर, है ना, इनमें तीर नहीं लगा होगा, तो इसलिए ये छूट जाएंगे। और जब ये छूट जाएंगे तो इसका मतलब है कि बी सेट में हमारे कुछ एलिमेंट छूट गए हैं, और जहाँ कुछ छूट जाते हैं जिनमें कोई तीर नहीं लगा होता है, ऐसा फंक्शन क्या हो जाता है, इनटू हो जाता है, फिर वो फिर इनटू होता है। तो इसका मतलब है कि ये फिर क्या हो गया, इनटू हो गया, यानी कि 1 1 है, इनटू है, इंजेक्टिव हो गया। फिर इसका मतलब ये 1 1 भी है, इनटू भी है, इंजेक्टिव तो है ना, लेकिन सर्जेक्टिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव होने के लिए इसको क्या होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए था। ऑन टू कब होगा ये, जब इसमें कोई भी एलिमेंट छूटेगा नहीं, यानी कि सब जो है किसी की इमेज बनी होंगी, तो तब ये ऑन टू होता। तो इसका मतलब है कि दिस फंक्शन इज इंजेक्टिव और बट नॉट सर्जेक्टिव, है ना। तो इसका मतलब है कि ये जो इंजेक्टिव है सर्जेक्टिव नहीं है, तो इसलिए बाइजेक्टिव भी नहीं कह सकते इसको। ठीक हो गया। तो ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें और भी हैं, जेड टू जेड है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, आर टू आर है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सारे वैसे ही क्वेश्चन हैं। तो इनको करिएगा, जो नहीं आता है फिर बताइएगा, फिर उसके बाद नहीं तो बताते हैं इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं तीसरे में जाता हूँ, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क भी हो गया, आप इसको करिएगा। तो प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ आर टू आर गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। यानी कि इसने कहा है कि ये न तो ऑन 1 1 फंक्शन है, नहीं ऑन टू फंक्शन है, और फंक्शन है कि एफ आर से आर में डिफाइन है, एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स। यानी कि ऐसा है, एफ इज सच दैट रियल टू रियल, आर से आर में डिफाइंड है, और एफ एक्स क्या है, वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स। और हमने कहा था कि बोल्ड ब्रैकेट ये होता है, डार्क होता है ना, बोल्ड ब्रैकेट भी कहते हैं इसको। तो ये तो इसलिए क्या हो गया कि देखिए एफ एक्स इस तरह से है इस बार, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आपने ग्राफ भी पढ़ा था, उसमें बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह जाने पढ़ा था, आप लोगों ने सबने स्टडी किया था। तो लेकिन यहाँ फंक्शन कैसे डिफाइन है इस बार, कि ये इसका जो डोमेन है ये जो डोमेन है वो इसका आर है, और जो इसका कोडोमेन है वो भी इसका आर है। यानी कि हमें डोमेन और कोडोमेन दोनों ही रियल नंबर के ही सेट हैं, और इस फंक्शन के बारे में हमको बताना है, ये न तो 1 1 है और न ही ये ऑन टू है।
तो अब इसमें देखिए एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस ऐसा कुछ नहीं दिया है, से नहीं सीधे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बड़े इजी क्वेश्चन होते हैं और लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक सेट बनाते हैं, ठीक है, एक अदर सेट बनाते हैं। तो ये ए है और ये बी है और ये डिफाइन है आर से आर में, ऐसे कुछ, ठीक है। तो ये फंक्शन है, ये लिखा हुआ है फंक्शन, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि देखते हैं, वैल्यूज़ देखते हैं इसमें। सब मैं ऐसे अंदाज से लिख रहा हूँ, ये आप एक आध क्वेश्चन बनाएंगे ना तो सब आपको अंदाजा आ जाता है कि ये नंबर कहाँ से ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, ये सब पता चल जाता है ऐसे ही। तो इसलिए देखिए, मैं रियल नंबर का सेट है ये पूरा, ये भी रियल नंबर का सेट है। मैंने ये सारी बातें यहाँ लिख दी हैं। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ कोई सी भी वैल्यू ले लेता हूँ। सपोज मैंने कि यहाँ पर 1 लिख लिया, समझ रहे नहीं बात को, कुछ भी लिख सकते हैं आप, 0 भी लिख सकते हैं, है ना, और माइनस में भी कोई चीज़ लिख सकते हैं। रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर आ सकता है इसमें डोमेन में। तो इसलिए मैंने इसको लिखा। तो इसके बाद अगर मैं देखना चाहूँ कि 1 का जो इमेज बनेगा वो क्या होगा, वो यहाँ से पता चलेगा, क्योंकि ये है y = इतना, ये फलन दिया है हमें, फंक्शन दिया है y = ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, है ना। तो इसके बारे में ज़्यादा बातचीत अब नहीं करेंगे क्योंकि सब आप जानते हैं, इसको बताया है मैंने, पूरा ग्राफ बहुत व्यापक रूप से समझाया है इसको। तो 1 अगर मैंने लिखा, तो अगर मैं इसके भीतर अगर 1 रखूं तो मुझे y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 अगर है तो इसका मतलब मुझे क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। समझ गए नहीं। अगर मैं यहाँ पर 1.2 लिख लूँ सपोज, ठीक है, ये तो इससे मैप्ड हो गया, मैं 1.2 लिख लेता हूँ यहाँ पर, क्योंकि रियल नंबर तो है ही 1.2। तो अगर मैं ये 1.2 लिखता हूँ तो 1.2 इसका वैल्यू कितना हो जाता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1.2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये भी 1 ही रहेगी, है ना। तो इसका मतलब है ये भी इससे मैप्ड हो गया। अगर जिसको ये समझ में नहीं आ रहा हो ये 1 कैसे हो गया, वो पिछले वीडियो को देख लीजिए जिसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ बनाया था, वहाँ पर ये सारी बातें बताई थी आपको। अच्छा, अगर मैं 1.3 लिखूं तो तब भी ये मुझे 1 ही देगी वैल्यू, है ना, इसका वैल्यू भी 1 ही रहेगा, है ना। हमने कहा था कि नंबर लाइन पर 1 यहाँ पर है, जैसे 2 यहाँ पर है, 1.2 तो यहाँ पर कहीं जाके होगा 1.2, तो इससे ठीक पहले वाला जो इंटीजर होता है वो वैल्यू होता है उसका। तो ये सब और भी सारी वैल्यू में अगर लेता हूँ 1.3, 1.4, 1.5 एंड सो ऑन 1.999 ऐसे वहाँ तक, तो सब 1 को मैप। अगर मैंने 2 ले लिया, सपोज 2 ले लिया, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ से, अगर मैं 2 लिखूंगा बोल्ड ब्रैकेट के भीतर तो मुझे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो यानी कि ये 2 हो गया, ये इससे मैप्ड हो गया, मुझे ज़्यादा लेने की ज़रूरत ही नहीं है और आगे। तो मुझे तो पता चल गया कि ये जो है मैनी 1 फंक्शन है, मैनी टू 1 हो रहा है, तो इसलिए क्या फंक्शन हो गया, मैनी 1, ये मैनी 1 फंक्शन हो गया। समझ रहे हैं। तो ये मैनी 1 हो गया। अब मुझे जाना है इसके बाद फॉर ऑन टू, ये तो हो गया 1 है ना, सॉरी मैनी 1। अब मैं देखता हूँ कि ऑन टू है या नहीं है, समझ रहे नहीं, ऑन टू है या नहीं है, इस बात को चेक करना चाहता हूँ मैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ एलिमेंट देखने पड़ेंगे, फिर यहाँ नहीं देखने पड़ेंगे, यहाँ देखने पड़ेंगे, कोई खाली तो नहीं रह रहा है। देखिए 2 में ये आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पर 2.1 ले लूँ तो तब भी मुझे यही मिलेगा, मैं अगर 2.9 ले लूँ तो तब भी मुझे यही मिलेगा ना, ये इसी से जुड़ेगा। तो यानी कि इनके सबकी इमेज यही बनेगी। और भी सारे ऐसे वैल्यू ले सकता हूँ, 3 लिखूंगा तो 3 हो जाएगा, फिर 3.1, 3.2 एंड सो ऑन 3.9, वहाँ तक मुझे सब 3 मिलेगा। लेकिन अगर मैं रियल फंक्शन, या ये रियल फंक्शन है, तो अगर मैं रियल सेट है, अगर मैं इसमें ले लूँ 2.3, बताइए 2.3 तो रियल होता है ना, 1.2 रियल होता है ना, और भी कुछ ऐसे ले लें, है ना, 1/4 वगैरह कुछ भी ले लें हम, ये कोई भी ऐसी वैल्यू ले लेते हैं। अब बताइए मुझे, क्या इनके लिए ये किसी की, इसकी कोई प्री इमेज होगी या किसी की इमेज होंगी, यहाँ के किसी एलिमेंट के इमेज होंगी, ऐसे अंदाज नहीं आ रहा होगा। ये अंदाज, ये बताइए मुझे कि जब हम कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो वैल्यू निकालते थे वो राइट साइड में क्या मिलता था हमको, वो क्या मिलते हैं हमको वो इंटीजर तो मिलते हैं, 1 मिलता है, 2 मिलता है, 3 मिलता है, -2 मिलता है, -3 मिलता है एंड सो ऑन, कुछ भी ऐसा मिलेगा। तो यहाँ पर पॉइंट वाली तो कोई संख्या मिलती ही नहीं है, पॉइंट वाली कोई संख्या नहीं मिलेगी, किसी भी पॉइंट वाली संख्या का तो पूरा इंटीजर हो जाता है ना, तो यहाँ तो कोई ऐसी संख्या मिलेंगी नहीं। तो इसलिए ऐसी सारी संख्याएं जिनकी प्री इमेज नहीं बनेगी, तो इसका मतलब है कि ये तो सब खाली रह जाएंगे, ये तो छूट जाएंगे, फिर इनकी इमेज, प्री इमेज तो कुछ है ही नहीं, यानी कि ये किसी के एलिमेंट की इमेज नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, तब ये ऑन टू भी हो गया।
सॉरी, तब ये इंटू हो गया, तब ये क्या हो गया, इंटू हो गया। यानी कि क्या कहा आपने कि ये जो एलिमेंट हैं जो जो दशमलव में हैं, जो पूर्णांक नहीं है, जो पूर्णांक नहीं है, इंटीजर नहीं है, पूर्णांक नहीं है ना, कौन, किस में, सेट बी में, सेट बी में जो इंटीजर नहीं है, इंटीजर नहीं है, उनकी कोई प्री इमेज नहीं होगी, समझ रहे नहीं, इनकी प्री इमेज नहीं होगी, प्री इमेज नहीं होगी। और जब इनकी प्री इमेज नहीं होगी तो ये छूट जाएंगे, ये सब छूट जाएंगे, तो छूट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये इंटू हो जाएगा। यानी कि मैनी वन है, इंटू है, और मैनी वन और इंटू जो होता है उसको इंजेक्टिव भी नहीं कहते हैं। तो इसका मतलब है कि न तो ये मैनी वन है, नहीं ये इंटू है। तो वो कह रहा था कि नहीं ये वन वन है, और नहीं ये वन वन है, और कह रहा था कि नहीं ये ऑन टू है, इसका मतलब ये बाइजेक्टिव नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 3 था। तो शायद मेरे ख्याल से इतना ही कहा था इसने। हाँ, नाइदर वन वन और नॉर ऑन टू, है ना, ऑन टू नहीं है, इनटू है, और वन वन नहीं है, मैनी वन है। तो ये प्रूफ हो गया फिर। तो अगला क्वेश्चन पे जाते हैं, 4th क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये कह रहा है कि सो दैट द मॉडुलस फंक्शन f इज r/r। ये कह रहा है कि फंक्शन r/r में डिफाइंड है, और फंक्शन किस तरह से लिखा है, fx इज इक्वल टू मॉडुलस x, मॉड ऑफ x। तो ये है। तो कह रहा है कि नाइदर वन वन नॉर ऑन टू, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, वैसे ही लिखा हुआ है सारी चीज़ें, है ना। तो ठीक हो गया। फिर से हमको वही सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमको, इसमें प्रूफ क्या करना है कि न तो ये वन वन है, वन वन, और नहीं ये ऑन टू है, ऑन टू है, ये दोनों ही चीज़ें नहीं है, ऐसा बताना है। तो इसका मतलब हम क्या करते हैं, सीधी यहाँ देखिए फलन इस तरह से है। जब मॉडुलस फंक्शन होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, तो वहाँ पर कुछ नहीं करना है, fx1 fx2 ऐसा कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे पता चल जाता है ये सारी बातें, है ना, ऐसे ही मिल जाता है हमको। देखिए a है, ये सेट b है, ये इसमें फंक्शन ये लिखा हुआ है ना, यहाँ मैं y बराबर लिख देता हूँ तो फंक्शन पूरा ही हो गया है, ठीक है। तो और ये किस से किस में है, r से r में, यहाँ मैं r लिख देता हूँ, यहाँ मैं r लिख देता हूँ, सही हो गया। तो अब हमको देखना है, सपोज मैं यहाँ पर कोई वैल्यू ले लेता हूँ, यहाँ 1 मैंने ऐसे ले लिया 1, तो 1 का मुझे जो मॉड मिलेगा, अगर मैं यहाँ रख दूँ x की जगह, ये x होता है, ये y होता है, याद रखना। ये x मैंने यहाँ 1 लिख लिया, तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, मॉड ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, ऐसा मिला। अगर मैंने यहाँ पर 2 लिख लिया, है ना, y x इज इक्वल टू 2 लिख लिया मैंने, x की वैल्यू है सारी, ध्यान रखना, ये x है, ये y है, तो x को मैंने क्या लिखा, 2 लिखा, तो y मुझे कितना मिलेगा, मॉड ऑफ 2 इज इक्वल टू 2। ये अगर मैं अब देखो, मैं 3 लिखूंगा तो 3 मिलेगा, 4 लिखूंगा तो 4 मिलेगा, ऐसे मिलते रहेगा। मैं एक बार 0 लिख के देखता हूँ, 0 है ना, पॉजिटिव ले लिया मैंने और 0 ले लिया मैंने, 0, अगर मैं यहाँ 0 रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, सही हो गया। x का मान 0 तो y का मान 0 हो जाएगा, ये भी हो गया। -1 रख के देखता हूँ एक बार, -1, क्योंकि रियल नंबर है, कोई सारे नंबर लेने हैं, और कितने नंबर लेंगे तो ये तो थक जाएंगे हम नंबर लेते लेते, तो इसलिए देख लेते हैं। मैंने थोड़ा प्लस के भी ले लिया, 0 भी ले लिया, माइनस ले लिया, इसमें भी नहीं होगा तो मैं अभी फ्रैक्शनल पार्ट ले लूँगा, फ्रैक्शनल पार्ट जैसे 1/2 1/3 ऐसे भी ले लूँगा, 1 पॉइंट वाले ना। तो -1 मैंने यहाँ पर रख के देखा, तो -1 का मॉड क्या होता है, +1 हो जाता है, y इज इक्वल टू +1 मिलेगा मुझे, y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, +1 मिलेगा मुझे, यहाँ मैप्ड हो जाएगा। 1 तो वो है ही ना, दोबारा क्यों लिखूंगा, रोस्टर फॉर्म है तो एक ही बार लिखूंगा, तो 1। अगर मैं यहाँ पर देखिए -2 रखता हूँ, वैसे तो मुझे मिल गया है, मेरा काम हो चुका है। देखिए अब मैं आगे को कुछ और मान रखूँ या न रखूँ, मुझे ये मिल गया है। देखिए कि अगर -1, अगर मैंने 1 रखा, 1 x इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू मॉड ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, और अगर मैंने x इज इक्वल टू -1 रखा, तो y इज इक्वल टू -1 का मॉड भी 1 ही होता है। तो इसलिए -1 की भी इमेज 1 है, 1 की भी इमेज 1 है, और यहाँ से मुझे स्पष्ट हो गया, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर -2 रखूँगा तो फिर मुझे 2 मिलेगा वहाँ से, लेकिन मुझे वहाँ कुछ नहीं करना है। देखिए मुझे मिल गया मैनी टू वन, है ना। तो ये मेरा फंक्शन हो गया मैनी वन फंक्शन हो गया। अच्छा, तो एक बात होगी, ठीक है, ये समझ में आ गया। 1 1 नहीं है,
मैनी वन है, ये बात समझ आ गई। ऑन टू नहीं है, इस बात को देखना है, यानी कि यहाँ कोई एलिमेंट खाली तो नहीं रह जाएगा। अगर खाली रह जाएगा तो इनटू हो जाएगा, फिर वो ऑन टू नहीं रहेगा। अगर खाली नहीं रहेगा, सब अगर जुड़े होंगे तो फिर तो वो ऑन टू हो जाएगा। लेकिन हमको तो प्रूफ करना है कि वो ऑन टू नहीं है, वो इनटू है। अर्थात हमको ये प्रूफ करना है कि यहाँ कोई न कोई एलिमेंट खाली जरूर रहेगा। एक एलिमेंट भी अगर मिल जाता है हमको खाली, तो हम सीधे फाइनल डिसीजन पर हो जाएंगे कि जी वो इनटू है करके। तो अब हम देख लेते हैं, रियल नंबर का सेट है, ये बात को भी ध्यान से रखिए। अगर बताइए रियल नंबर में तो -1 भी होता है, -2 भी होता है, ऐसे भी एलिमेंट होते हैं, है ना। -1/4 भी होगा, समझ रहे नहीं, ये बात समझ में आ रही है। तो अब बताइए मुझे कि -1 अगर मैंने यहाँ ले लिया, ये जो मैंने अगर -1 ले लिया, -2 या कुछ भी ऐसी वैल्यू ले ली मैंने, अब मुझे बताओ इनमें कि -1 का प्रीमिस क्या रहा होगा। यानी कि आप बताइए कि मॉड करने के बाद किसी संख्या को मैं यहाँ रखूँ, x की वैल्यू को, उसका मॉड करूँ, उसका मैं क्या करूँ, उसका मॉड करूँ तो माइनस मिले मुझे, ऐसा हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता है। कोई संख्या रखूँ मैं यहाँ पर x की वैल्यू और उसका मॉड मुझे -2 मिल जाए, कभी नहीं हो सकता है। माइनस कुछ रखूँ, उसका वैल्यू -1/4, कभी नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि ये सारे एलिमेंट जो है ये क्या हो जाएंगे, ये खाली रह जाएंगे। ये क्या रहेंगे, ये खाली हो जाएंगे, ये खाली रह जाएंगे। तो इसका मतलब जब ये खाली रह गया तो क्या हो गया, ये इनटू हो गया फिर, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, न तो 1 1 है और न ही ऑन टू है। यही तो सिद्ध करना था हमको, 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। तो इसलिए जो है ये मैनी वन है और इनटू है। तो ये चीज़ बताई थी। तो तीसरा क्वेश्चन चल रहा था, कौन सा था ये क्वेश्चन, चौथा, क्वेश्चन नंबर 4 था ये, क्वेश्चन नंबर 4। अब इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 वो क्या है देखते हैं। ये कहता है कि f(x) ये कह रहा है कि सो दैट द सिग्नम फंक्शन ऑफ f(r)(r), ऐसा कह रहा है कि जो f सच दैट r(r), और ये है क्या, सिग्नम फंक्शन है, यानी कि y = f(x) = सिग्नम ऑफ x = ये तो हम जानते भी हैं, इसका भी हमने ग्राफ पढ़ा था और इसके डोमेन, रेंज वगैरह सब जानते थे। तो सिग्नम फंक्शन क्या होता है, इफ़ तीन इसकी रेंज जो होती है ना, -1 होता है, 0 होता है, 1 होता है, और इफ़ x इज लेस देन 0, इफ़ x इज इक्वल टू 0, इफ़ x इज ग्रेटर देन 0, ये होता है सिग्नम फंक्शन, ऐसा दिया है। और पूछ क्या रहा है हमसे, ये पूछता है हमसे कि इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, फिर से वही है ना, जो पूछ रहा है उस बात को मैं किनारे पर लिख देता हूं यहाँ पर, है ना। 1 1 नाइदर 1 1 यानी कि 1 1 नहीं है, और नॉर ऑन टू भी नहीं है। हमको ये दो बातें बतानी है, ये प्रूफ करना है, बिल्कुल ऐसा ही आना चाहिए, ठीक है ना। प्रूफ करने वाले क्वेश्चन ज़्यादा आसान होते हैं। तो अब सिग्नम फंक्शन जो होता है उसकी कंडीशन है तो ये दी हुई है ना, 0 से छोटे मान पर 0 से, यहीं से समझ में आ जाता है। मैंने एक वहाँ पर टेबल भी बनाया था तो उससे सारी बातें क्लियर हो गई होंगी आपके। माना एक सेट ये है, एक सेट ये है, ए है आर से बी आर पर डिफाइन है, ये फंक्शन हो गया, ऊपर लिखा हुआ है, दोबारा लिखूंगा नहीं मैं इसको। तो ये फंक्शन हो गया, ठीक है। तो अब क्या करना है हमको कि यहाँ पर वैल्यू लेता हूँ मैं। एक बात बताइए मुझे, अगर मैं ले लूँ कि -1 सपोज, ऐसे ही ले लिए मैंने -1, कुछ भी ले सकते हो आप, -2 लिख लीजिए, -3 लिख लीजिए, जो आपको याद आता है, क्योंकि जो मुझे याद आता है वो मैंने लिख दिया, जो तुमको याद आता है वो तुम लिखो, है ना। तो इसलिए जो है मुझे -1 लगा पहले, सबसे पहले तो आप यहाँ पर लिख दीजिए -1। अगर मैं सेट में ए में ले लूँ डोमेन में, तो मुझे y की वैल्यू क्या मिलेगी, यानी कि x अगर मैंने यहाँ पर -1 ले लिया, यहाँ से देखिए मैंने एक चीज़ और लिखी थी यहाँ पर, ये क्या होते हैं इसके, ये डोमेन होता है, ये क्या होता है, ये रेंज होता है, समझ रहे नहीं, ये रेंज होता है। अब मुझे ये बताइए कि अगर मैं 0 से छोटा वैल्यू ले रहा हूँ, -1, वो -1 दिख रहा है आपको, कि आप में मत समझना कि ये -1 लिया मैंने, 0 से छोटी वैल्यू ली है मैंने, तो उसके लिए वैल्यू क्या मिलेगा मुझे, -1 मिलेगा। अगर मैं -2 लिखूँ
तब क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। -3 लिखूँ तब क्या मिलेगा, -1। सिग्नम फंक्शन का ग्राफ देख लीजिए आप, पिछले वीडियो में कहीं बताया था मैंने। तो ये देखिए, ये अब चूंकि ये तो -1 ही मिल रहा है ना मुझे बार बार, तो इसलिए मैं रोस्टर फॉर्म में एक एलिमेंट को ज़्यादा बार नहीं लिखता हूँ। तो मुझे एक इमेज इसका ये मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, और भी लिखूंगा तो माइनस की कुछ भी लिखूंगा तो वही सब मिलेगा ना मुझे। मैंने 0 लिखा, बताइए, वैसे तो मुझे मिल गया फंक्शन क्या है करके, लेकिन 0 मिलेगा तो क्या मिलेगा, x बराबर 0। अगर डोमेन x की वैल्यू 0 रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, वहाँ 0 मिलेगा, 0 मिलेगा। ये इससे मैप्ड हो गया। अगर मैं बताइए कि यहाँ पर माना 5 लिख दूँ, बताइए, ऐसे मैंने लिख दिया 5। अब मैं मत कहना कि जंप क्यों मार दिया, कि 1 2 3 लिखा था तो 0 5 क्यों लिखा था, रेंडमली लिख दिया मैंने कुछ भी। अगर मैं यहाँ पर 1 लिख दूँ तो तब भी मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अगर मैं 6 लिखूँ तब क्या मिलेगा, मुझे 1 मिलेगा। यानी कि ये इससे मैप्ड होंगे। ये कह रहा है कि x का मान 0 से अगर बड़ा होता है तो सिग्नम फंक्शन का मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। 0 से बड़ा है तो 1 ही रहेगा। तो 2 बार क्यों लिखा है, फिर इसको एक बार लिखेंगे, है ना, रोस्टर फॉर्म है तो इसलिए एक बार। तो देखिए मैनी टू वन, तो इसलिए मैनी वन फंक्शन मैनी वन हो गया। सही है। वो कह रहा था कि 1 1 नहीं है, इसका मतलब मैनी वन है। बिल्कुल सही बात है, 1 1 नहीं है, तभी तो मैनी वन आया है। अच्छा, दूसरा ऑन टू भी नहीं है, ये बात देखनी है। ऑन टू नहीं है इसका मतलब इनटू है, ऑन टू नहीं है का मतलब इनटू है। तो इनटू है का मतलब यहाँ छूटना चाहिए, कुछ यहाँ छूटना चाहिए। अगर यहाँ नहीं छूटेगा, सभी मैप्ड रहेंगे, फिर तो ऑन टू हो जाएगा। और ऑन टू नहीं सिद्ध करना है तो इसका मतलब यहाँ छूटना चाहिए। और छूटना चाहिए तो ऐसा ही देखते हैं, फिर छूटेगा कैसे, पहले वही देखो, है ना। तो नेगेटिव चीज़ सोचते हैं ना हम तो पहले, कि छूटना है, उसको देख लीजिए कौन सा छूट जाएगा करके। अच्छा, यहाँ देखिए 1 -1 0 1, ये वही तो है, ये रेंज का ही पार्ट तो है, रियल नंबर का है, तो इसमें यही तो आ रहे हैं, -1 0 1। आप मुझे बताइए, मैं यहाँ पर कोई रियल नंबर में से कुछ भी लिख लूँ, 5 लिख लूँ, 3 लिख लूँ, 2 लिख दूँ, कुछ भी, इनकी बताइए प्री इमेज कहाँ होगी, कहाँ प्री इमेज होगी इनकी। ये इस 2 कहाँ होता है, यहाँ तो होता ही नहीं है 2। यानी कि कहने का अर्थ है, मैं इनको 1 2 3 ही नहीं, मैं कह रहा हूँ कि y में y बराबर -1 0 और 1, इनको छोड़कर किसी भी संख्या या एलिमेंट की प्री इमेज, पूर्व प्रतिबिंब, है ना, पूर्व प्रतिबिंब, याद आ गया, पूर्व प्रतिबिंब नहीं होगा। या तो ऐसा लिखिए, ऐसा का मतलब इतना गंदा नहीं, ऐसा का मतलब ये कि, या तो ऐसा लिखिए कि इन संख्याओं का पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, या तो लिखिए कि इनकी ऐसी कोई संख्याएं नहीं है जिनकी इमेज ये बने, इमेज इनके अलावा कोई संख्याएं बने। -1 0 और 1 को छोड़ दिया जाए, बाकी रियल नंबर कुछ भी डाल दीजिए इसके भीतर, उनका आपको प्री इमेज नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो वो जो जितने भी एलिमेंट आप डालोगे इसके भीतर, वो इन तीनों को छोड़ के रियल नंबर में से कोई भी एलिमेंट डाल देंगे। यानी कि जैसे मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिख दूं, अगर जैसे 5 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, ऐसा कुछ भी लिख दूं, इनका तो प्री इमेज बनेगा ही नहीं। तो इनका क्या, और भी बहुत सारी संख्या है, उनका प्री इमेज नहीं बनेगा। इसका मतलब ये छूट जाएंगे, है ना। तो तब ये छूट जाएंगे, समझ रहे नहीं, छूट जाएंगे। और जब ये छूट जाएंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, कि ये इनटू हो गया। क्योंकि इनटू में यही होता है ना कि कम से कम एक एलिमेंट अवश्य छूटता है ना। और यहाँ तो ढेर सारे एलिमेंट छूट रहे हैं। तो ये हमारा जो है 5वां क्वेश्चन हो गया, समझ रहे हैं नहीं। तो उसके बाद अगले क्वेश्चन में जाते हैं। ये समझ में आ रहा होगा, और इसको देखिएगा एक बार अच्छी तरह से, तो सब समझ में आएगा। इजी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो लेट a इज इक्वल टू 1 2 3, लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 और b इज इक्वल टू b 4 5 6 7 4 5 6 7 ये है। तो f दिया है इस बार फलन, तो वो दिया है आपको 1 4 2 5 1 4 2 5 और 3 6 ये फंक्शन है। इस बार कोई वैसे फंक्शन नहीं दिया है, a से b में ये है कह रहा है फंक्शन। तो सिद्ध कीजिए कि ये 1 1 है
है ना, सो दैट फंक्शन एफ इज 1 1। तो 1 1 फंक्शन सिद्ध करना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए ये ए है, ये बी है, ये फंक्शन ऐसे है 1 है ना, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 जो है 4 से मैप्ड है, देखिए 2 जो है 5 से मैप्ड है ना, और उसके बाद 3 जो है 6 से मैप्ड है। तो अपने आप ही 1 1 हो गया, 1 1 दिख रहा है अपने आप। और दूसरा जो है ये छूट जा रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इनटू हो गया, इनटू। यानी कि 1 1 भी है, इनटू में देखने से ही पता चल गया ये छूट गया तो इनटू हो गया, सभी एक एक तीर लगे हुए हैं तो इसका मतलब 1 1 हो गया। तो 1 1 इनटू हो गया फंक्शन, है ना। तो इनटू तो बताना भी नहीं है हमको, 1 1 बताना था, तो 1 1 ये हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया। तो बाकी जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो पर बनाते हैं। तो तब तक इनको बनाइएगा, आप समझिएगा। तब तक के लिए